तो आप लोगों को पता है कि आप लोग का एडमिट कार्ड आ चुका है। तो आज हम आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार एएनएम कैंडिडेट के लिए, आज है आपका 29 दिसंबर। आपको पता है 29 दिसंबर है और फर्स्ट एग्ज़ाम आपका 5 जनवरी से शुरू हो रहा है। आपके पास लगभग 5 से 6 दिन समय है। कितने दिन समय है? 5 से 6 दिन समय है। कोई दिक्कत नहीं है। 5 से 6 दिन समय है और मैं आपको बता दूं कि मैं जो है एएनएम 100 सीरीज जो है आज शुरू कर रहा हूं, ठीक है। यानी डेली जो है आपके 100 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। हर हाल में कम से कम एक वीडियो 100 क्वेश्चन का आएगा ही आएगा। और समझिए अगर आपके पास 6 दिन समय है तो 600 क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे इस 6 दिन में, और एकदम टॉप क्लास के क्वेश्चन करेंगे। ऐसा नहीं कि फेक क्वेश्चन कहीं से कहीं उठाकर लाएंगे जिसका कोई मतलब नहीं है। तो यह 100 सीरीज का आपका जो है पहला वीडियो है, तो आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा और बगैर किसी टाइम लिए हुए जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे, बगैर किसी ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलिए हम लोग इसी बात के साथ पहला प्रश्न को शुरू करते हैं। माय डियर, आपके सामने पहला प्रश्न है। कहता है निम्न में से कौन सा जो है ग्रॉस रूट लेवल वर्कर नहीं है। मतलब इनमें से कौन सा जो है ग्रॉस रूट लेवल का वर्कर कार्यकर्ता नहीं है। तो माय डियर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, आशा भी है, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपका विलेज हेल्थ गाइड भी है, लेकिन हेल्थ असिस्टेंट जो है आपका वह जो है ग्रॉस रूट लेवल का वर्कर नहीं है। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। आगे चलिए धराधर देखेंगे, क्योंकि 100 से ज़्यादा प्रश्न देखना है तो समय लग जाएगा, तो इसलिए धराधर देखेंगे। दूसरा प्रश्न है पीएचसी का प्रबंध यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर का जो मैनेजमेंट है वह किसके द्वारा जो है किया जाता है। तो आपको पता है पीएचसी का मैनेजमेंट मेडिकल ऑफिसर एक होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। कहता है एएफएचएस प्रोग्राम का संबंध किससे है। एएफएचएस प्रोग्राम का संबंध किससे है। तो माय डियर, एएफएचएस का मतलब ही होता है एडोलेसेंट, ठीक है। तो एफएचएस प्रोग्राम का संबंध एडोलेसेंट हेल्थ से रिलेटेड है। ओके, आगे चलते हैं। कहता है एएफएचएस का फुल फॉर्म क्या है। अभी जो एएफएचएस ऊपर देखे हैं ना, उसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो उसका फुल फॉर्म होता है यहाँ पे एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ सर्विस, ठीक है ना। एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ सर्विसेज, याद रखिएगा, समझ गए। फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में आएंगे ही हर हाल में, समझ गए। पांचवा प्रश्न है निम्न में से कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा वाक्य सही है। व्यक्ति का फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट पर्यावरण पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। वायु में प्रदूषण की उपस्थिति स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सही है। मनुष्य के फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट हेतु पर्यावरण का पोल्यूशन फ्री होना जरूरी है, बिल्कुल सही है। पोल्यूशन फ्री मतलब पोल्यूशन मुक्त होना जरूरी है, यानी ऑप्शन डी सब के सब इसमें वाक्य सही है हमारे नज़रे से, तो ये सही है, ठीक है। निम्न में से सेफ वाटर सुरक्षित जल का क्या विशेषता होता है। तो इसमें पैथोजन अब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। पैथोजन उसे कहते हैं जो रोग उत्पन्न करता है, समझ गए ना। तो इसमें रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव नहीं होते हैं, बिल्कुल सही है। यह हार्मफुल केमिकल के रहित होता है, मतलब नहीं होता है, बिल्कुल सही है। यह गंधहीन होता है, यह भी सही है। और उपरोक्त सभी मतलब सुरक्षित जल जो है आपके सभी गुण को रखता है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही है। ओके, सातवां प्रश्न है निम्न में से जल का यूज क्या है। पीने में, कृषि कार्य में, उद्योगों में और सभी। तो सभी जल का कार्य सभी है, ठीक है। आगे चलिए, 8वां नंबर का प्रश्न है, धराधर देखिए। निम्न में से पर्यावरण के बायोलॉजिकल कंपोनेंट में शामिल है, मतलब जैविक तत्व में शामिल है। पर्यावरण के जैविक में कौन शामिल है। कहता है पेड़ पौधे, सूक्ष्मजीव, पशु, जल, वायु, मृदा, इमारतें, कल कारखाने, सामाजिक परंपरा, रीति रिवाज, रूढ़िवादी आदि, ठीक है। धूल, धुआं, गैसें आदि। तो माय डियर, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा कि पर्यावरण का जो कंपोनेंट है, पेड़ पौधा, सूक्ष्मजीव, पशु, ये सब जो है आपके क्या है, यह आपके जो है यहाँ पे देख लीजिए, स्पष्ट रूप से देख लीजिए क्या पूछा था कि कौन जो है पर्यावरण के जैविक घटक है। तो पर्यावरण का जैविक घटक पेड़ पौधा, सूक्ष्मजीव और पशु आदि है, ठीक है। जल वायु भी होगा, मृदा भी होगा, बट इसमें कल कारखाना आ गया है तो ये नहीं होगा, समझ गए। सामाजिक रीति रिवाज, ये कोई बायोलॉजिकल फैक्टर है नहीं। गैस, धुआं, गैस, ये सब तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। आगे है निम्न में से पर्यावरण के सामाजिक घटक में शामिल है। पर्यावरण के सामाजिक घटक में कौन शामिल है, मतलब पर्यावरण के सामाजिक घटक में कौन शामिल है। तो आपके सामने है ऑप्शन ए सामाजिक परंपरा, रीति रिवाज, रूढ़ियाँ। ये जो है पर्यावरण के समाज में पाया जाता है। सामाजिक परंपरा, रीति रिवाज, रूढ़ियाँ, ये सब जो है आपके पर्यावरण वो भी समाज में पाया जाता है, समझ गए ना। सामाजिक पर्यावरण भी होता है, पता होना चाहिए। पोल्यूटेड वाटर के सेवन से होने वाली बीमारियां कौन नहीं है। क्वेश्चन समझिएगा, यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि कौन है, कौन नहीं है, ये बताना है। मतलब इनमें से कोई एक दिया होगा जो
पोल्यूटेड वाटर से जो है आपके जो है नहीं होता है, समझ गए ना, होने वाला बीमारी नहीं है। तो पोलियो, हैजा, हेपेटाइटिस, एड्स, तो आपको पता है पोलियो भी जो है गड़बड़ दूषित पानी से होता है, हैजा भी होता है, हेपेटाइटिस भी होता है, लेकिन एड्स जो है आपके सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो यही एक ऐसा ऑप्शन में है जो पोल्यूटेड वाटर से बीमारी नहीं होता है। ओके, आगे है 11, जल का सबसे बड़ा मेन सोर्स कौन सा है? सबसे बड़ा स्रोत वर्षा, नदी, झरने, तालाब। तो सबसे बड़ा स्रोत जो है वह रैन है, वर्षा, ठीक है, जल का। ओके, आगे चलिए एकदम धराधर हम लोग देखेंगे, निम्न में से भूमिगत जल का सोर्स क्या है? तो भूमिगत जल का सोर्स है आपका देख लीजिए ऑप्शन ए और बी, मतलब ट्यूबवेल और बेल। कुआं के पानी भी जल के अंदर से ही आता है और ट्यूबवेल भी जो है अंदर से ही आता है। बाकी नदी का जो पानी होता है वो उसका स्रोत जो है आपका झरना भी होता है, ठीक है, उसके बाद पहाड़ भी होता है, वर्षा का जल भी नदी में रहता है। तो ये चीज़ें हैं। 13 है, कहता है किसी सरफेस को, मतलब किसी सतह को कोरोना वायरस से संक्रमण रहित करने हेतु किस केमिकल का यूज किया जाएगा? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सतह का बात आ जाएगा। किसी भी सतह को अगर आपको किसी भी सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना है, सूक्ष्म जीवों से रहित बनाना है, तो उसके लिए कौन सा होगा? स्टरलाइजेशन तकनीक होगा। और इसके लिए जो केमिकल होगा सोडियम हाइपोक्लोराइट होता है, यह सतह को बिल्कुल क्लीन कर देता है, समझ गए। 14 नंबर कहेगा, निम्न में से वाटर पोल्यूशन की रोकथाम का उपाय क्या है? मतलब जल प्रदूषण की रोकथाम का क्या उपाय है इनमें से? तो इनमें से घरों से निकलने वाले गंदे जल को प्रॉपर डिस्पोज कर दे, बिल्कुल सही है। उद्योगों से निकले वाले अपशिष्ट को प्रोपोजल करे, बिल्कुल सही है। जन समुदाय में अवेयरनेस, जागरूकता फैलाएं, ये भी सही है। यानी सबके सबके द्वारा जो है जल को आप लोग सही कर सकते हैं। ओके, 15 है, इनमें से वाटर पोल्यूंट का उदाहरण क्या है? मतलब जल प्रदूषण का क्या उदाहरण है? घुलित गैस, वायरस, डिटर्जेंट, उपरोक्त सभी। तो इनमें से अगर जल में कोई भी चीज़ मौजूद है तो वह जल को प्रदूषण कर देगा, इसलिए सभी सही है, ठीक है। आगे है 60 नंबर का प्रश्न है, वाटर पोल्यूंट से आप क्या समझते हैं? जल प्रदूषण से क्या समझते हैं? ऐसे तत्व जो वाटर प्यूरिफिकेशन करते हैं, गलत। ऐसे तत्व जो वाटर को पोल्यूटेड करते हैं, ये सही है। ऐसे तत्व वाटर को समाप्त करते हैं, गलत। ऐसे तत्व जो वाटर को मीठा करते हैं, गलत। तो इसमें से ऑप्शन बी सही होगा, समझ गए। आगे है 17 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से घरेलू स्तर पर वाटर का शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन की विधि क्या है? तो आपको पता है उबालना, फिल्टर करना, महीन कपड़े द्वारा छानना, यानी इन सभी विधि के द्वारा घर पर जल को शुद्ध कर सकते हैं सबके द्वारा। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी आंसर, ठीक है। आगे है माय डियर, कहता है यहाँ पे कि उप केंद्र मुख्यतः किस प्रकार की हेल्थ सर्विस के क्रियान्वयन से संबंधित है? मतलब सब सेंटर जो उप केंद्र होता है यह सबसे निचले तरह का जो है सेंटर होता है, सबसे प्रथम सेंटर सब सेंटर ही होता है। तो यहाँ पे किस प्रकार के हेल्थ सर्विस जो है क्रियान्वयन किया जाता है? तो माय डियर यहाँ पे कुछ खास उपचार का प्रबंध होता नहीं है। तो यहाँ पे बीमारी को जो है या फिर जो भी हेल्थ सर्विस होता है उसके रोकथाम पर जोर दिया जाता है, प्रिवेंटिव जोर दिया जाता है रोकथाम करने का, ठीक है। आगे है 19 नंबर, निम्न में से इफेक्टिव हेल्थ केयर का लक्षण क्या है? मतलब प्रभावी रूप से स्वास्थ्य देखभाल का लक्षण क्या होता है? तो वह पर्याप्त होनी चाहिए, व्यवहार साध्यता होनी चाहिए, मतलब लंबे चौड़े क्षेत्र में उपलब्ध होनी चाहिए, व्यापकता होनी चाहिए। इसलिए सभी के सभी जो है आपका सही होगा। ओके, आगे है 20 नंबर, इनमें से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्राइमरी हेल्थ केयर के प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है पीएचसी का? तो पीएचसी का सिद्धांत क्या होता है? तो न्याय संगत बंटवारा, ये भी सही है। सामुदायिक सहभागिता, ये भी सही है। उपयुक्त तकनीक होनी चाहिए, ये भी सही है। यानी सबके सब जो है पीएचसी के लिए सही है, समझ गए। आगे है 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से प्राइमरी हेल्थ केयर का सिद्धांत क्या है? तो प्राइमरी हेल्थ केयर का सिद्धांत है मेंटल एबिलिटी, आनुवांशिकता, स्वास्थ्य सेवाओं का न्याय संगत बंटवारा। तो जो है ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। प्राइमरी हेल्थ केयर का एक सिद्धांत में सी ही है जो सही होगा। ओके, आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। आगे प्रश्न है 22 नंबर, कहता है निम्न में से स्वास्थ्य का निर्धारक तत्व कौन है? मतलब कौन सा आपके स्वास्थ्य को निर्धारित कर सकता है? मानसिक योग्यता, आनुवांशिकता, ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं का न्याय संगत बंटवारा। तो माय डियर जो आपके आनुवांशिकता होता है यह आपके स्वास्थ्य को निर्धारित करता है, ठीक है ना। आगे है 23 नंबर, निम्न में से होम विजिट का सिद्धांत नहीं है। होम विजिट का क्या सिद्धांत नहीं है आपको पता होनी चाहिए? यह पूर्व नियोजित होनी चाहिए, प्री प्लानेड होनी चाहिए, क्या ऐसा है? इसके अंतर्गत प्रदान की जाने वाली जो सर्विस है कोई जोखिम युक्त लोगों को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, मतलब जो सबसे ज़्यादा जोखिम है उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्या ऐसा बात होता है होम विजिट में? इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, क्या ऐसा है?
समझ गए। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, क्या ऐसा है? गृह मुलाकात के दौरान नर्स को आवश्यकता अनुसार परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, क्या ऐसा बात है? तो माय डियर, होम विजिट के सिद्धांत में क्या नहीं होनी चाहिए? तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। क्या ये बातें सही है? तो ये बातें जो है गलत है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये नहीं का अगर यहाँ पे सीधा रहता तो सब ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन नहीं दे दिया, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, समझ गए। 24 है, कहता है निम्न में से कौन सी योजना कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थी को कैश पेमेंट दिया जाता है? किस योजना में लाभार्थी को जो है कैश पेमेंट दिया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, जननी सुरक्षा योजना होता है JSY। इसके अंतर्गत महिला को जो है डिलीवरी कराने पर अस्पताल में पैसा पेमेंट कैश दिया जाता है, समझ गए। कहता है निम्न में से आशा के कार्यों में शामिल नहीं, मतलब आशा का क्या कार्य नहीं है? टीकाकरण में सहायता करना, क्या यह कार्य नहीं है? स्वास्थ्य शिक्षा देना, क्या यह कार्य नहीं है? संबंधित ANM द्वारा संपादित की जाने वाली गतिविधियों को सुपरविजन करना और व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय स्वच्छता को बढ़ाना। तो आपको पता होना चाहिए कि एक आशा जो है वह ANM से नीचे होती है। तो आशा ANM के कार्यों को कैसे जो है निरीक्षण करेगी? निरीक्षण तो इससे ऊपर वाला न करेगा, ऑफिसर न करेगा। तो ये बातें गलत है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलिए। 26 है, कहता है आशा के संबंध में सही कथन नहीं है। आशा के संबंध में क्या सही नहीं है? आशा योजना की शुरुआत इतना इस कार्यक्रम के हुआ था। प्रायः 5000 की जनसंख्या पर आशा को नियुक्त किया जाता है, ठीक है। आशा के रूप में प्रायः उसी गांव की किसी फीमेल का चयन किया जाता है, ऑल ऑफ द एबव। तो माय डियर जो है इसमें जो आपका ये जो कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है बात आशा के बारे में सही नहीं है, तो आशा का चयन 5000 के जनसंख्या पे नहीं होता है। एक बात ध्यान में सबसे पहले दे लीजिए। कमेंट करके बताइए कितने की जनसंख्या पर होता है, हम पढ़ा चुके हैं। आगे का प्रश्न है 27 नंबर, कहता है प्रायः किसी पॉपुलेशन पर एक आशा का चयन किया, मतलब कितने जनसंख्या पर एक आशा का चयन होता है? तो माय डियर 1000 के जनसंख्या पर एक आशा का चयन किया जाता है। आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लागू की गई फर्स्ट 5 ईयर प्लान योजना की अवधि क्या थी? मतलब जो प्रथम बार जो योजना आयोग लागू हुआ था, फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान था पंचवर्षीय योजना, वह प्रथम जो पंचवर्षीय योजना की अवधि कितना था? तो आपको ये बताना है कमेंट करके। तो आप लोग याद रखिए कि जो प्रथम योजना का जो आपका अवधि था वह 1951 से 56 था और यह 5 साल का था, इसीलिए इसे पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। ओके। जननी सुरक्षा योजना जननी JSY के अंतर्गत प्रारंभ करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो JSY योजना का शुरू करने का उद्देश्य क्या था? तो HIV संक्रमण के प्रभावी तरीके से रोकथाम करना, संस्थागत प्रसर्व, यहाँ पे प्रसर्व नहीं होगा प्रसर्व होगा, को बढ़ावा देना, यानी हॉस्पिटल में ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी हो, इसको बढ़ावा देना, यही हमारा सबसे मस्ट होगा। JSY का उद्देश्य यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग महिला जो है हॉस्पिटल में बच्चे को जन्म दे, ठीक है। कहता है निम्न में से डाउन सिंड्रोम का लक्षण क्या है? मतलब डाउन सिंड्रोम को मंगोलवाद भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर मंगोलवाद पूछ दे तो डाउन सिंड्रोम होता है। चपटी नाक, बुद्धि स्तर का कम होना, छोटे एवं चौड़े हाथ पैर, उपरोक्त सभी। तो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चा में यह सभी लक्षण होते हैं, जिसका नाक चपटा हो, बुद्धि स्तर कम हो, हाथ पैर छोटे छोटे चौड़े चौड़े हो, तो समझ लीजिए कि वह जो है डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है, समझ गए। बौना हो। आगे है नेफ्रोटिक सिंड्रोम से ग्रसित बच्चों में पाए जाने वाला लक्षण क्या है? मतलब बच्चा जो नेफ्रोटिक किडनी के रोग से ग्रसित है उसमें कौन सा लक्षण पाया जाएगा? तो उसको सूजन भी होगा, बिलुब्रिन स्तर भी एल्बुमिन स्तर में कमी रहता है, ठीक है। यूरिन के साथ प्रोटीन भी आता है, यह सब लक्षण रहता है। हाइपर बिलुब्रिनीमिया भी रहता है, समझ गए, एल्बुमिनिया रहता है। उसके बाद यूरिन में प्रोटीन आता है, सूजन रहता है, और सब के सब होता है नेफ्रोटिक वाले बच्चे में। टोडलर से क्या समझते हैं आप? तो टोडलर जो होता है वह 1 से लेकर 3 वर्ष के बच्चे को टोडलर कहते हैं, पता होनी चाहिए। कहता है माय डियर कि स्कूल पूर्व बच्चों से आप क्या समझते हैं? मतलब स्कूल से पहले बच्चे से आप क्या समझते हैं? स्कूल पूर्व, तो 3 से 6 वर्ष तक के बेबीज को स्कूल पूर्व बच्चे कहते हैं। 1 से 3 टोडलर हो गया, समझ गए। 0 से 1 हो जाता है आपका क्या चीज़? 0 से 1 हो जाता है इन्फेंट शिशु। नियोनेंट हो जाता है 0 से 28, समझ गए। और स्कूल प्री स्कूल जो चाइल्ड होता है उसे 3 से 6 वर्ष तक के बेबी को कहते हैं। 35 है, बच्चों में पाई जाने वाली निम्न कम्युनिकेबल डिजीज में कौन सा मुख्य रूप से बिंदु संक्रामक द्वारा फैलता है? कहता है बच्चों में पाए जाने वाले निम्न रोग में से कौन रोग है जो ड्रॉपलेट संक्रमण के द्वारा फैलता है? ड्रॉपलेट संक्रमण समझते हैं ना, छींकने खांसने से जो छींटा पड़ता है उसे। तो जो खसरा मिजल्स होता है यह ड्रॉपलेट संक्रमण से फैलता है, समझ गए।
36 है, निम्न में से हीमोफीलिया के बारे में क्या सही वाक्य है? तो हीमोफीलिया एक रक्त वाला बीमारी है, यह आयरन की अधिकता से होता है, गलत। इसमें बच्चों को बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, ये बात सही है। यह बैक्टीरिया जनित संक्रमण, गलत। यह चोट लगने पर लगातार ब्लीडिंग होता है, यह भी सही है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि इसमें हीमोफीलिया वाले बच्चे में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, थोड़ा भी चोट लगने पर ब्लड का थक्का नहीं बन पाता है, समझ गए। कहता है पेंटावैलेंट वैक्सीन की डोज कितनी होती है? तो माय डियर, पेंटावैलेंट जो वैक्सीन होता है इसका डोज 0.05 ml होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, आगे चलिए। कहता है कि निम्न में से वह कौन सी डिजीज है जो मेनली स्मॉल चिल्ड्रेन मतलब छोटे बच्चों में होता है, कौन सा रोग है? तो देख लीजिए आपके सामने में है, पोलियो जो होता है ज़्यादातर छोटे बच्चों में ही होता है, इसको ध्यान में रखना है। 39 है, बच्चों को पेंटावैलेंट की दूसरी खुराक कब दी जाती है? तो माय डियर, पेंटावैलेंट वैक्सीन का दूसरी खुराक जो है 10 सप्ताह पे मिलता है, ठीक है ना, 10 सप्ताह पे, याद रखिएगा। यदि बेबी को विटामिन ए सोल्यूशन डोज निर्धारित शेड्यूल के अनुसार दी जा रही है तो इसकी थर्ड डोज किस डेज पर दिया जाएगा? मतलब पूछ रहा है कि निर्धारित समय शेड्यूल के अनुसार अगर शिशु को विटामिन ए का घोल दिया जा रहा है तो जो थर्ड डोज है, अब एक दो के बारे में नहीं पूछ रहा है, सीधा थर्ड डोज के बारे में पूछ रहा है कि कब देंगे, किस एज पर। तो थर्ड डोज जो है वह आपके 21 मंथ पर जो है दिया जाना चाहिए, समझ गए। फर्स्ट डोज कब देंगे कमेंट करके बताइए। पेंटावायलेंट की 2 डोज के बीच कम से कम कितना अंतराल होनी चाहिए? पूछ रहा है कि पेंटावायलेंट जो वैक्सीन है उसके 2 डोज के बीच में कम से कम कितना अंतराल होना चाहिए? 4 दिन, 4 सप्ताह, 4 माह, 6 माह। तो माय डियर, आपको पता है 4 सप्ताह का कम से कम अंतराल होना चाहिए पेंटावायलेंट वैक्सीन के 2 डोज के बीच में। कहता है कि रोटा वायरस वैक्सीन की 2 डोज के बीच में कम से कम कितना अंतराल होनी चाहिए? अब रोटा वायरस वैक्सीन के बारे में पूछ रहा है कि इस अगर रोटा वायरस के 2 डोज है तो दोनों डोज के बीच में कितने का अंतर होना चाहिए? मतलब एक के बाद दूसरा देंगे तो वह कितने दिन के बाद देंगे? 4 दिन, 4 सप्ताह, 4 माह, 6 माह। तो 4 सप्ताह यहाँ भी है। आगे है, कहता है विटामिन ए सॉल्यूशन का घोल किस उम्र के चिल्ड्रेन को दिया जाता है? तो विटामिन ए के घोल कब से शुरू करते हैं? आपको पता है 9 माह, जहाँ पे मिजल्स के खसरे का शुरुआत करते हैं वहीं से जो है विटामिन ए का घोल का भी शुरुआत होता है। और विटामिन ए के घोल जब शुरुआत होता है तो वह 1 लाख जो है यूनिट के साथ में करते हैं, समझ गए। 44 है, बच्चों को ओपीवी की 0 खुराक कब दी जाती है? मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन की 0 खुराक कब दी जाती है? तो आपको पता है जन्म के समय ही ओपीवी, समझ गए, हेपेटाइटिस बी और बीसीजी का टीका, तीनों टीका 0 खुराक पर देता है, समझ गए, याद है। कहता है 45 नंबर का प्रश्न है, एक इन्फेंट की विटामिन सी की डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है? मतलब एक बच्चा जो इन्फेंट मतलब 0 से 1 वर्ष, अगर एक बच्चा एक साल का है तो उसे डेली विटामिन सी की कितनी ज़रूरत पड़ती है? तो 25 mg, 25 मिलीग्राम, इसको याद रखिएगा। ओके, 46 नंबर का प्रश्न है, डायरिया के केसेज में डेथ का मोस्ट कारण क्या होता है? तो डायरिया अतिसार होता है जिसमें बहुत ज़्यादा लूज मोशन होता है 3 से या 3 से अधिक बार, समझ गए ना, दिन में। और मुंह से भी जो है पानी निकलने लगता है और मल से भी पानी निकलने लगता है, तो डायरिया होता है। अब इसमें होता है कि ज़्यादा पानी निकलने के कारण, पतला मल होने के कारण डिहाइड्रेशन से डेथ हो जाता है, निर्जलीकरण से, ठीक है ना। 47 है, निम्न में से कौन सा लगाई जाती है टीका या वैक्सीन जन्म के समय? जन्म के समय कौन सा लगाया जाता है? बीसीजी का भी, हेपेटाइटिस बी का भी, ओपीवी का भी, यह तीनों जन्म के समय लगाया जाता है, समझ गए ना। आगे है 48 नंबर का प्रश्न है, क्षय रोग की रोकथाम हेतु कौन सा टीका लगाया जाता है? पता है बीसीजी का क्षय रोग के लिए लगाते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा टीका पोलियो के लिए, ओपीवी पोलियो के लिए आता है, पीसीवी पेंटावेलेंट जो है आपके वैक्सीन के लिए आता है, समझ गए। 50 नंबर है, बच्चों में जन्म के समय लगाए जाने वाला बीसीजी का टीका किस रूट से देते हैं? तो आपको पता है कि बीसीजी का जो टीका है इंट्राडर्मल आईडी मार्ग से लगता है, समझ गए ना। आगे है, बच्चों को दी जाने वाली ओपीवी टीका ओरल पोलियो वैक्सीन किस रूट से देते हैं? मुंह के द्वारा देते हैं, समझ गए ना, ओरल के द्वारा, ओरली, तो ये सही है। 52 प्रश्न है, शिशुओं को दी जाने वाली शिशुओं को दिया जाने वाला मार्ग से दिया जाता है हेपेटाइटिस बी का टीका। मतलब हेपेटाइटिस बी का टीका किस मार्ग से देते हैं शिशु में? इंट्रामस्कुलर, आईडीएससी, ओरली। तो आपको पता है कि हेपेटाइटिस बी किस मार्ग से देते हैं? तो आपको पता है कि बीसीजी इंट्राडर्मल, जबकि हेपेटाइटिस बी का बात करेगा तो वह इंट्रामस्कुलर, ठीक है, याद रखिएगा। बीसीजी क्या है? तो बीसीजी एक प्रकार का वैक्सीन है, पता है आप लोगों को, ठीक है।
और 54 नंबर का प्रश्न है, बच्चों को दी जाने वाली पेंटा 5, ठीक है ना, पेंटा 5 वैक्सीन किस मार्ग से लगाई जाती है? पेंटा 5 क्यों? क्योंकि इसमें 5 वैक्सीन का नाम होता है, इसीलिए पेंटा 5 या 5 बीमारियों से बचाता है। बच्चों को दी जाने वाली पेंटा 5 वैक्सीन किस मार्ग से लगाई जाती है? तो पेंटा 5 भी इंट्रामस्कुलर से ही लगाते हैं, मांस में ही। ओके। बच्चों को आईपीवी किस मार्ग से दी जाती है? यानी इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन जो होता है किस मार्ग से देते हैं? तो माय डियर आपको पता है कि इंट्राडर्मल, समझ गए ना, इंट्राडर्मल मतलब इंट्राडर्मल से भी आईपीवी देते हैं। अब आगे है 56 नंबर का प्रश्न है, कहता है आरबीएसके में निम्न में से कौन सी डिफिशियंसी डिजीज शामिल नहीं है? आरबीएसके मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, समझ गए ना, राष्ट्रीय बाल जो है सुरक्षा कार्यक्रम होता है, इसमें विटामिन सी डिफिशियंसी को शामिल नहीं किया गया है, यानी विटामिन सी की कमी जो होता है उसको शामिल इसमें नहीं किया गया है। आगे है, निम्न में से दूध उत्पादन प्रतिवर्त मिल्क प्रोडक्शन रिफ्लेक्स में सहायक हार्मोन कौन सा है? मतलब दूध को उत्पादन करने में कौन सा हार्मोन सहायक है? तो आपको पहले से पता है प्रोलैक्टिन जो है यह सहायक होता है निर्माण करने में, ठीक है ना, निर्माण करने में जो है आपके दूध उत्पादन करने में प्रोलैक्टिन सहायक है, ठीक है। जबकि सीक्रेट की बात करेगा, समझ गए ना, सीक्रेशन की बात करेगा तो उसके लिए ऑक्सीटॉक्सिन जिम्मेदार होता है दूध को छाती में लाने के लिए, समझ गए। 59 नंबर का है, निम्न में से किस रिफ्लेक्स को लेट डाउन रिफ्लेक्स भी कहते हैं? तो लेट डाउन रिफ्लेक्स किसे कहते हैं? आपको पता है कि शिशु में रिफ्लेक्स पाया जाता है, तो लेट डाउन रिफ्लेक्स को मिल्क इजेक्टिंग रिफ्लेक्स भी कहते हैं, समझ गए, याद रखिएगा। आगे है, कहता है न्यूमोकोकल वैक्सीन यानी पीसीवी न्यूमोकोकल वैक्सीन की फर्स्ट डोज किस एज पर दी जाती है? तो पीसीवी ऊपर अभी बताए हैं कि दो डोज के बीच में 4 सप्ताह की गैप होना चाहिए, तो दूसरा जो डोज है वह 10 सप्ताह पर लगता है, तो जो पहला डोज होगा वह छठे वीक पर लगेगा और दूसरा वीक 10वें पर लगेगा, मतलब 4 सप्ताह का जो है अंतराल हो गया, ठीक है ना। आगे चलिए, 61 है, न्यूमोकोकल यानी पीसीवी की सेकेंड डोज किस एज पर दी जाती है? तो आपको ऑटोमेटिक पता है, ऊपर अभी पढ़ा दिए। तो यह जो है आपको यहाँ पे देख लीजिए, कहता है न्यूमोकोकल वैक्सीन यानी पीसीवी की सेकेंड डोज किस उम्र पर दी जाती है? तो माय डियर 14 वीक पर, याद रखिएगा, सेकेंड जो डोज है 14 वीक के आसपास दिए जाते हैं। नाम एकदम दिमाग में बैठाइए कि हम कौन सा पेंटा 5 बता रहे हैं, न्यूमोकोकल बता रहे हैं, कौन सा बता रहे हैं, ठीक है। 62 है, निम्न में से कौन सा टीका बर्थ पर नहीं दिया यानी जन्म पर नहीं दिया जाता? बीसीजी दिया जाता है, ओपीवी दिया जाता है, हेपेटाइटिस बी दिया जाता है, ए नहीं दिया जाता है, समझ गए। चलिए आगे चलिए, आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा टीका 6 वीक मतलब छठे सप्ताह की एज पर नहीं दिया जाता है? तो इनमें से कौन सा टीका छठे सप्ताह पर दिया जाता है? तो माय डियर आपका पीसीवी जो है दिया जाता है, पेंटावैलेंट भी दिया जाता है, आईपी भी दिया जाता है, लेकिन डीपीटी नहीं दिया जाता है, समझ गए। डीपीटी आपका जो है नहीं दिया जाता है, ये चीज़ को आप लोग को समझना है, समझ गए ना, छठे सप्ताह में ये जो है नहीं दिया जाता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ओके, आगे चलिए, यहाँ पे कहता है निम्न में से कौन सा टीका 10 वीक की एज पर नहीं दिया जाता है? 10वें सप्ताह में कौन सा टीका नहीं दिया जाता है? तो यहाँ पे आप लोग समझिए। हेलो डियर, देखिए यहाँ पे जो 63 नंबर का प्रश्न है, कहता है कि कौन सा टीका 6 वीक के एज पर नहीं दी जाती है? तो आंसर में यहाँ पे डीपीटी दिया गया है, आप लोग कमेंट करके जो है बताइए। ये जो है यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है ना, टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि हम जानते हैं डीपीटी का टीका जो है कब कब दिया जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों आंसर का जो है यहाँ पे पूछ रहा है कि 10 वीक की एज पर कौन सा टीका जो है नहीं दिया जाता है, यहाँ भी डीपीटी दिया गया है, जो कि यहाँ पे डाउटेबल है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग देख लीजिएगा, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहता है 65 नंबर का प्रश्न है, स्त्री जननांगों फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन से संबंधित डिजाइन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माय डियर, अगर महिला के जो जनन अंग होता है जहाँ से वो जनन देती है, वहाँ उस अंग का अध्ययन गायनिकोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना, गायनिकोलॉजी, जहाँ पे जो है स्त्री के अंगों के बारे में अध्ययन किया जाता है। आगे है, कहता है दर्द युक्त मासिक धर्म क्या कहलाता है? अगर किसी फीमेल में अगर पेनफुल मेंसुरेशन होता है, मेंसेज होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं माय डियर? डिसमेनोरिया कहते हैं। डी फॉर डिफिकल्ट, मलेरिया मतलब रक्तस्राव, यानी दर्दपूर्वक रक्तस्राव होता है उसे डिसमेनोरिया कहते हैं। 67 नंबर का प्रश्न है, मासिक चक्र मेंसुरेशन साइकिल का अनुपस्थित होना क्या कहलाता है? किसी को अगर मासिक स्राव आता ही नहीं है तो उससे हम लोग एमोनेरिया कहते हैं। एमोनेरिया मतलब होता है बिल्कुल अब्सेंस ऑफ मेंसुरेशन साइकिल, ठीक है।
आगे है 68 नंबर का प्रश्न है, सेनाइल वेंजिनाइटिस का क्या अर्थ होता है? तो सेनाइल वेंजिनाइटिस का अर्थ होता है मेनीपॉज के बाद वोमेन में होने वाला वेजिनल इन्फ्लामेशन। तो सेनाइल वेंजिलाइटिस का मतलब होता है कि मेनोपॉज जब महिला को मासिक स्राव आना बंद हो जाता है एक एज में, तो वहाँ पे उसके इन्फ्लामेशन होता है वेजिना में, तो उसे सेनाइल वेंजिनाइटिस कहते हैं। ओके, 69 नंबर का प्रश्न है, सल्फिंजाइटिस से आप क्या कहते हैं? सल्फेंजाइटिस से आप क्या समझते हैं? तो सल्फेंजाइटिस का मतलब होता है फैलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन होना। इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए। 70 नंबर का प्रश्न है, एक फीमेल में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्ट का विकास क्या कहलाता है? एक फीमेल में जब द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है तो उसे प्यूबर्टी, मेनार्क, मेनोपॉज और प्रीक्सियस प्यूबर्टी, तो प्यूबर्टी यौना आरंभ कहते हैं। जब द्वितीय लैंगिक लक्षण आता है तो उसे यौना आरंभ प्यूबर्टी कहते हैं। समझ गए? एक फीमेल में आने वाला प्रथम मासिक धर्म क्या कहलाता है? तो एक महिला में, एक लड़की में प्रथम मासिक धर्म जो आता है प्रथम बार, उसे मेनार्की कहते हैं। समझ गए ना? मेनार्क कहते हैं, रजोदर्शन। 72 नंबर का है, एक महिला में 2 मासिक चक्रों के बीच की अवधि प्रायः कितनी होती है? एक महिला है और एक महिला में 2 मासिक चक्रों के बीच का जो अवधि होता है वह कितना होता है? तो आपको पता है 28 से 30 दिन का होता है, क्योंकि हम जानते हैं महीने में एक बार ये चीज़ें आता है और वह 3 से 5 दिन तक रहता है। तो प्रत्येक 28 से 30 दिन के बाद ये चीज़ें होते रहता है। समझ गए? ऐसे अगर ऑप्शन में 25 से 30 दिन रहता तो या 25 से 28 रहता तो वो भी सही होता है। समझ गए? आगे है, एक महिला की मेनार्की की एज मतलब रजोदर्शन शुरू जो होता है उसका एज कब होता है? तो 11 से 13 वर्ष की उम्र में प्रथम बार मासिक धर्म आता है। समझ गए? जिसे मेनार्की कहते हैं। ओके, 74 नंबर का प्रश्न है, एक महिला में मेनोपॉज की उम्र क्या होती है? तो मेनोपॉज मेनार्की होता है जब प्रथम बार मासिक धर्म आता है, और मेनोपॉज होता है जहाँ पे मेंसेज पॉज हो जाता है, रुक जाता है। समझ गए? तो वह उम्र होता है 45 से 50 वर्ष का उम्र, जहाँ पे एक महिला में मासिक धर्म आना बंद हो जाता है। 75 नंबर का प्रश्न है, मासिक चक्र की प्रोलिफरेटिव अवस्था, प्रोलिफरेटिव फेज के बारे में ट्रू सेंटेंस क्या है? तो प्रोलिफरेटिव फेज के बारे में क्या सही है? तो यह मेंस्ट्रुएशन के साथ स्टार्ट हो जाता है तथा ओवुलेशन के साथ समाप्त हो जाता है। प्रोलिफरेटिव जो फेज है उसमें मासिक स्राव जो आता है उसके साथ में यह फेज शुरू हो जाता है, और जब ओवुलेशन होता है, अंडोत्सर्ग, वहाँ पे समाप्त हो जाता है ये फेज। 76 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से मेंस्ट्रुएशन साइकिल की मेंस्ट्रुएशन फेज के बारे में ट्रू सेंटेंस क्या है? तो माय डियर, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के मेंस्ट्रुएशन फेज के बारे में सही ए है कि इस फेज के दौरान योनि से ब्लीडिंग होने लगता है। यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल का मतलब ही होता है कि मेंस्ट्रुएशन से ब्लीडिंग होने लगता है योनि से, ठीक है ना? और उसमें जो है और भी सारे पदार्थ होते हैं ब्लीडिंग के साथ। मासिक चक्र की मेंस्ट्रुएशन फेज की अवधि कितना होता है? तो जो ब्लीडिंग आता है वेजिना से, उसका जो समय होता है 3 से 5 दिन का ही होता है, जहाँ पे वेजिनल डिस्चार्ज होता है, ब्लड के साथ में और भी सारे पदार्थ सीक्रेट होता है, और वही जो है मेंसेज फेज होता है। ठीक है ना? 78 नंबर का प्रश्न है, मासिक चक्र के प्रोलिफरेटिव फेज की अवधि कितना होता है? तो प्रोलिफरेटिव फेज का जो अवधि होता है 9 से 10 दिन का होता है। इसको ध्यान में आपको रखना है। 79 नंबर का प्रश्न है, जब 2 मासिक चक्रों के मध्य का इंटरवल बढ़कर 35 दिन का हो जाता है तो यह स्थिति क्या कहलाता है? मतलब एक फीमेल में अगर 25 से 30 दिनों का अंतराल या 25 से 28 दिनों के अंतराल से बढ़कर अगर 35 दिन का अंतराल हो जाए तो फिर जो है यह स्थिति क्या कहलाता है? ओलिगोमेनोरिया कहलाता है, मतलब मासिक स्राव का कम होना। ठीक है ना? ओलिगोमेनोरिया। 80 नंबर का प्रश्न है, जब मेंस्ट्रुएशन के दौरान होने वाला रक्तस्राव की मात्रा तथा अवधि कम हो जाती है तो यह स्थिति क्या कहलाती है? तो अभी ऊपर बताए हैं आपको, हाइपोमेनेरिया। जब अवधि भी कम हो जाए और मात्रा रक्तस्राव का भी कम हो जाए तो उसे हाइपोमेनोरिया कहते हैं। हाइपो मतलब कम और मेनोरिया मतलब रक्तस्राव का होना। ठीक है? 81 नंबर है, यहाँ पे उफराइटिस होगा। ठीक है ना? उफराइटिस से आप क्या समझते हैं? तो उफराइटिस का मतलब होता है ओवरी, जो अंडाशय होता है उसका इन्फ्लामेशन होना उफराइटिस कहलाता है। ओ फॉर ओवरी और ओ फॉर उफराइटिस। ठीक है? हम लोग जानते हैं कि जिसके लास्ट में आइटिस लगा है वह इन्फ्लामेशन को बताता है, तो वह ओवरी का इन्फ्लामेशन होगा, उफराइटिस। समझ गए ना? आगे चलिए। एक महिला में मेंस्ट्रुएशन साइकिल का बंद हो जाना क्या कहलाता है? पता है, मेनोपॉज मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल का बंद हो जाना। ठीक है?
83 नंबर का प्रश्न है माय डियर, मासिक चक्र की सेक्रेटरी फेज की अवधि कितना है। अभी ऊपर पढ़ाए हैं कि प्रोलेफरेटरी फेज का अवधि 9 से 10 दिन, तो सेक्रेटरी फेज का से जो है कितना समय होता है, 12 से 14 दिन। इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है। कहता है अंडोत्सर्ग ओवुलेशन मासिक चक्र के किस फेज में होता है। तो ओवुलेशन की जो क्रिया है मासिक स्राव के प्रोलेफरेटरी फेज में होता है, इसको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। निम्न में से मेंस्ट्रुएशन साइकिल के स्रावी अवस्था सेक्रेटरी फेज के बारे में ट्रू सेंटेंस क्या है। तो सेक्रेटरी फेज स्रावी अवस्था के बारे में क्या सही है। तो माय डियर, यह फेज ओवुलेशन के तुरंत बाद स्टार्ट हो जाता है। तो सेक्रेटरी फेज का मतलब है कि जैसे अंडा जो है टूट जाता है, अंडा ओवुलेशन हो जाता है, मतलब अंडोत्सर्ग हो जाता है, तो उसके तुरंत बाद जो है आपका यह वाला फेज शुरू हो जाता है। कौन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का सेक्रेटरी फेज शुरू हो जाता है। योनि से रक्तस्राव वेजिनल ब्लीडिंग मासिक चक्र के किस फेज में होता है। तो आपको पता है मासिक चक्र के अंतिम फेज होता है मेंस्ट्रुएशन, जहाँ पे ऋतुस्राव होने लगता है, जहाँ पे वेजिनल ब्लीडिंग होता है, और यह 3 से 5 दिन का होता है। ठीक है। कितने वर्ष की उम्र के बाद फीमेल का ब्रेस्ट एग्जामिनेशन रूटीनली किया जाना चाहिए। मतलब कितने उम्र के बाद एक फीमेल में ब्रेस्ट एग्जामिनेशन रूटीन से किया जाना चाहिए। तो 30 वर्ष के उम्र की बाद, क्योंकि 30 वर्ष के बाद जो है ब्रेस्ट में प्रॉब्लम आ सकता है। सर्जिकल प्रोसीजर द्वारा रिमूव करना क्या कहलाता है, यूट्रस को। यूट्रस को सर्जरी के द्वारा हटाना क्या कहलाता है, तो उसे हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं। किसी कारण से अगर यूट्रस में समस्या हो गया है और उसको सर्जरी के द्वारा अगर हटाना है तो उसे हाइस्टेरेक्टोमी कहते हैं। ठीक है, हाइस्टेरेक्टोमी कहते हैं। अंतरा में क्या पाया जाता है। तो अंतरा में सिंथेटिक प्रोजेस्टेरिन होता है। अंतरा में क्या होता है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरिन होता है। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। आगे है 90 नंबर है, गर्भ निरोधक गोली छाया का एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। तो छाया का इंग्रेडिएंट क्या होता है, वह सेंटेक्रोमैन होता है। ठीक है, सेंटेक्रोमैन जो होता है वह इंग्रेडिएंट होता है छाया में, समझ गए। 91 है, कहता है गर्भ निरोधक साधन छाया का उपयोग किस मार्ग द्वारा किया जाता है। तो छाया जो है एक पील होता है जिसको ओरली मुंह के द्वारा लिया जाता है। 92 है, अंतरा जिसे छाया भी हम लोग अंतरा में सिंथेटिक प्रोजेस्टेरिन की मात्रा होती है। अंतरा कहिए छाया कहिए वही चीज़ें हैं। इसमें जो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरिन होता है इसकी मात्रा 150 मिलीग्राम mg में होता है, याद रखिएगा। अंतरा इंजेक्शन कितने महीनों बाद रिपीट किया जाता है। तो अंतरा जो इंजेक्शन होता है यह 3 महीनों के बाद रिपीट किया जाता है, इसको ध्यान में रखना है। 94 नंबर का प्रश्न है, शुरुआती 3 महीनों के दौरान छाया गोली किस शेड्यूल से ली जानी चाहिए। तो जो कहता है छाया जो गोली है वह शुरुआती शेड्यूल के अनुसार किस छाया गोली किस शेड्यूल से ली जानी चाहिए शुरुआती के 3 महीने में। तो ट्विस इन ए वीक, मतलब सप्ताह में 2 बार छाया की गोली लेनी चाहिए शुरुआती 3 महीने, समझ गए। शुरुआती 3 महीनों की समाप्ति के बाद छाया पिल किस शेड्यूल से ली जाती है। तो पहले 3 महीने तो सप्ताह में 2 बार लेते हैं, लेकिन बाद में 3 महीने के बाद यह वीकली यानी सप्ताह में 1 लेते हैं। ठीक है, 3 महीने के बाद। और यह छाया हो गया, अंतरा हो गया, ये सब जो है कंट्रासेप्टिव जो है आपके एक सोर्स है, मतलब गर्भ निरोधक का दवाई है। ठीक है, छाया है, छाया एक गर्भ निरोधक साधन है, इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है, गर्भ को रोकने का। छाया क्या है, छाया एक गर्भ निरोधक का अस्थायी साधन है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है। आगे है माय डियर, यहाँ पे आपके सामने में है, यहाँ पे देख लीजिए। कहता है सॉरी, छाया जो है महिला गर्भ निरोधक का एक साधन है। यहाँ पे अस्थायी साधन नहीं होगा, महिला गर्भ निरोधक का एक साधन है। कौन, छाया, समझ गए। 98 है, छाया गर्भ निरोधक पिल मतलब गोली फर्स्ट डोज किस दिन ली जाती है। छाया का प्रथम डोज किस दिन लिया जाता है। तो माय डियर, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के प्रथम दिन, जब महिवारी आता है उसके प्रथम दिन ही छाया का प्रथम डोज लिया जाता है। 99 नंबर का है, गर्भाशय यूट्रस के इनर मोस्ट लेयर क्या कहलाता है। मतलब गर्भाशय के आंतरिक लेयर को इंडोमेट्रियम कहते हैं, इसको पता होनी चाहिए। हृदय के आंतरिक लेयर को जो है इंडोकार्डियम कहते हैं, समझ गए, इसको याद रखना है। आगे है 100 नंबर है, ओवुलेशन प्रायः मेंस्ट्रुएशन साइकिल के कौन से दिन होता है। तो आपको पता है ओवुलेशन जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14वें दिन होता है। ठीक है, 101 नंबर है, पेसरी ट्रीटमेंट निम्न में से किस डिजीज के उपचार हेतु लिया जाता है। तो जो पेसरी ट्रीटमेंट होता है यह आपके माय डियर जो है जेनाइटल प्रोलैप्स के लिए लिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। 102 नंबर है, निम्न में से महिलाओं में पाया जाने वाला सबसे कॉमन बिनाइन ट्यूमर क्या होता है। मतलब एक महिला में जो ट्यूमर यानी जो कैंसर का जो लक्षण होता है बिनाइन वाला, जो आपके यह प्रारंभिक लक्षण होता है ट्यूमर में, तो यह जो है यूटेराइन फाइब्रॉइड, मतलब
गर्भाशय में छोटा छोटा फाइबर टाइप से ट्यूमर बन जाता है, जिसको यूटेराइन फाइब्रॉइड बोलते हैं। तो यह जो है बेनाइन ट्यूमर के रूप होता है, समझ गए। 103 नंबर है, स्तनों का स्वयं द्वारा परीक्षण मेनली किस स्थिति में किया जाता है, मतलब किस किस पोजीशन में ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होता है। तो शीशे के सामने खड़ा होकर सही है, लेटी हुई अवस्था में सही है, फुहार यानी सोवर में भीगा हुआ ये भी सही है, यानी सब सही होगा। 104 है, कहता है निम्न में से इनफर्टिलिटी का कारण नहीं है, मतलब बांझपन का कारण इनमें से क्या नहीं है। तो माय डियर, बांझपन के कारण में एजुएस्पर्मिया भी है, एस्पर्मिया भी है, वेजिनल एट्रेसिया भी है, लेकिन एटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्सेड यूट्रस जो है आपके बांझपन का कारण नहीं होता है, चाहिए ध्यान में रखिए। 105 है, निम्न में से बाध्यता इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट की विधि में शामिल है। तो इनफर्टिलिटी बांझपन के जो आपका उपचार होता है उनमें क्या शामिल है, हिस्टेरेक्टोमी, आईवीएफ, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, समझ गए। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है आपके बांझपन का एक उपचार है, जो आजकल बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल आईवीएफ के नाम पर ठगी भी करते हैं, समझ गए ना। देखते होइएगा बड़े बड़े शहरों में आईवीएफ के द्वारा बच्चे जनन सुखी पाए, बच्चा का सुखी ले, ठीक है, ऐसे रहता है प्रचार करते हुए। निम्न में से कंट्रासेप्शन का कौन सा साधन अन्य की तुलना में अधिक समय तक प्रेगनेंसी से प्रोटेक्शन प्रदान करता है, मतलब इनमें से कौन सा है जो आपके सबसे ज़्यादा समय तक प्रेगनेंसी को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। तो माय डियर, कंडोम भी आपका जब ज़रूरत होता है तभी काम देता है। मलायन और डीपीएम ये भी जो है आपका टेम्पोररी ही होता है, कुछ ही समय के लिए। लेकिन आईयूसीडी जो है एक लंबे इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस जो होता है, यूट्रस के अंदर लगाया जाता है, जिसमें आपको कॉपर आता है, ठीक है, अलग अलग जो है आपके डिवाइस आते हैं, टी शेप में होता है, जिसको यूट्रस के अंदर फिट कर दिया जाता है। तो यह नॉर्मली आपके सालों साल 3 साल से लेकर 10 साल तक काम करता है, ठीक है ना। 107 है, निम्न में से इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव मेथड का एग्जाम्पल है, मतलब इंजेक्शन के द्वारा लिया जाने वाला गर्भ निरोधक कौन सा है तरीका। तो डीएमपीए जो होता है वह आपका इंजेक्शन के रूप में है। बाकी कंडोम, आईयूसीडी, मालायन तो टैबलेट ही है, आईयूसीडी एक डिवाइस है, कंडोम आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। आगे चलिए, 108 है और आज का लास्ट प्रश्न है, कॉपर T380A यह एरिया को बताता है कि इतना एरिया एक्युपाइड करता है, कितने वर्ष के लिए कंट्रासेप्टिव प्रोटेक्शन प्रदान करती है। तो मेनली ये जो कॉपर T380A है यह 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक का जो है आपको गर्भ से बचाता है। तो 10 वर्ष इसका राइट आंसर होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। तो मैंने आज आपको जो है 108 प्रश्न कराया, ठीक है ना, 108 प्रश्न कराया। अब यहाँ पे मैंने आपको जो है 2-3 टॉपिक को आज क्लियर किया है। फिर कल जब वीडियो आएगा आपका तो वहाँ पे मैं फिर से जो है आपको 2-3 टॉपिक और क्लियर कराऊंगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलिए, ठीक है। चलिए हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। तब तब तक मिलते हैं, धन्यवाद। कमेंट जरूर कीजिए, जहाँ भी गलती लगे आप सुधारिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं भी एक आदमी हूँ और मैं कोई व्याख्याता टीचर नहीं हूँ, ठीक है ना। बस आप लोग को हेल्प करते हैं। तो जहाँ भी आपको लगे कि थोड़ा सा गलती है तो वहाँ पे सुझाव बिल्कुल दीजिए। और मैं यही कहूँगा कि जहाँ भी गलती लगे, आप कन्फ्यूज हो तो कन्फ्यूज होना नहीं है, तुरंत जाइए गूगल पर सर्च मारिए कि हाँ ये क्या होता है, कब होता है, और जो आपको रियल सच आपको दिख जाए लगे उसको मानिए, ठीक है। एक तरीका होता है अपना नॉलेज को बूस्ट करने का। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।